हाय एवरीवन, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज का ये वीडियो जो है ये सीरीज़ से रिलेटेड नहीं है, एमसीक्यू नहीं है, बट येस ऑफ कोर्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इट टुडे। ये ऑथर हम कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जी। उनसे रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपको वन वर्ड होते हैं आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, अगर एग्ज़ाम में आए तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। सो इसका एक पार्ट मैं आज दे रही हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी अलॉन्ग विद द सीरीज़। एंड येस ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़, कई बच्चों को दिक्कत हो रही है कि वॉल्यूम में देयर इज़ सम डिफरेंस। कई बच्चों को शायद प्रॉब्लम आई है, वॉइस क्लियरिटी वॉज नॉट सो गुड, माइट बी इट कुड बी अ टेक्निकल एरर इन द फ़ोन इटसेल्फ। हो सकता है स्पीकर वगैरह में प्रॉब्लम हो, बिकॉज मैं बहुत लाउड बोल के मैंने उसको किया है, बट येस टुडे आई एम डूइंग विद सम अदर फ़ोन। सो प्लीज़ लेट मी नो हाउ द साउंड इज़ क्लियर और नॉट। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, एंड इट दैट्स गुड, यू पीपल आर इंटरेक्टिंग, आई लाइक दैट कॉन्सेप्ट। कोई भी दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ ज़रूर मुझे मेंशन कीजिए करें कमेंट सेक्शन में। सो विदाउट डिलेइंग मच वी विल स्टार्ट विद द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें, अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ जी पढ़ रहे हैं, हमने ऑलरेडी ऑथर कर लिए हैं, उससे रिलेटेड एमसीक्यू करे हैं, और भी एमसीक्यूज़ आई विल ब्रिंग टिल द एंड, टिल योर एग्ज़ाम्स आर गोइंग ऑन। बाद में भी मैं डालती रहूँगी, जो कोई और लेक्चरर और भी जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे बच्चे, उनके लिए भी। सो दिस विल बी द सिस्टम विच इज़ नेवर एंडिंग, इट विल बी मूविंग अहेड। लेकिन साथ ही साथ कुछ हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन वर्ड होते हैं, कभी उससे क्वेश्चन बन जाए ऑब्जेक्टिव में तो आपको याद आना चाहिए, तो वो डिटेल स्टडी भी हो जाती है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मैं, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ जी को डिस्कस कर रहे हैं, तो इन्हीं से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लाई हूँ। तो सबसे पहला है, एक क्वेश्चन ऐसा इस तरीके से आता है कि कॉलरिज वॉज द फर्स्ट to criticize Wordsworth's theory of poetic diction। अब ऐसे कहते हैं ये कि कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज आप सभी लोग जानते हैं, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ड्सवर्थ की जो थियोरी थी उसकी आलोचना करी, और इनकी पोइटिक डिक्शन था, उसमें इन्होंने इनकी आलोचना करी। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा वर्क था विलियम वर्ड्सवर्थ जी का जिसमें एस.टी. कॉलरिज ने उन्हें, वो जो एस.टी. कॉलरिज जी प्रथम थे जिन्होंने उसको क्या किया, आलोचना किया, व्यंग किया। तो वो वर्क एस.टी. कॉलरिज, वो वर्क अगर हम वर्ड्सवर्थ जी की बात करें तो दैट वाज बायोग्राफिया लिटेरिया। याद रखिएगा, बायोग्राफिया लिटेरिया। Moving on to the next question. Wordsworth settled down with his sister Dorothy and Coleridge at Alfoxden, but for the last 50 years of his life lived first at Dove Cottage, Garasmere and finally at, देखिए क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, आप सभी लोग जानते हैं जब आप वर्ड्सवर्थ जी पढ़ रहे थे तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी सबसे पहले सेटल कहाँ हुए थे, अपनी बहन, उनकी बहन का नाम डोरोथी था, उसके साथ, और कॉलरिज के साथ भी वो रहे एल्फॉक्सटन में। लेकिन लास्ट के जो उनके 50 साल, मतलब फॉर द लास्ट 50 ईयर, आखिरी के जो 50 साल थे, उन्होंने अपना जीवन कहाँ व्यतीत किया, डॉफ कॉटेज में। और बाद में उसके बाद वो कहाँ चले गए, राइडल माउंट में चले गए। क्वेश्चन आ जाएगा कहाँ चले गए थे, तो राइडल माउंट, MOUNT, ये वन वर्ड है, आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन इनसे भी बन के आ सकते हैं। तो हमें तैयारी ऐसी करनी है कि हमें कहीं से भी प्रश्न आए तो हम कहीं चुके ना। तैयारी शुड भी, कहते हैं ना, अपने हथियार पूरे, जब रणभूमि में जा रहे हो, जब बैटल फील्ड में जा रहे हो, एंड योर बैटल फील्ड इज़ एग्ज़ाम, तो वहाँ पर आपके कोई भी हथियार कमज़ोर नहीं होने चाहिए। और आपका हथियार क्या है, आपकी तैयारी, आपका ज्ञान। कोई भी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, आपका 100% डेडिकेशन एंड 100% एफर्ट इन दैट फील्ड, जिससे ये आपको लगे कि हमारा कोई भी सेक्शन छूटा नहीं है।
सो विदाउट डिलेइंग मच, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। मुझे लगता है ये आप दोनों को ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तीसरे पे चलते हैं। व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ प्रिल्यूड? इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रिल्यूड का सब टाइटल क्या था। तो अगर सब टाइटल कभी एग्ज़ाम में आ जाए, मुझे पता है बहुत से बच्चों के दिमाग में ये टाइटल होगा भी नहीं, और बहुतों के होगा, मैं ये नहीं कहती हूँ, बट जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूँ, उसका है द ग्रोथ ऑफ अ पोएटिक माइंड। क्या था सब टाइटल प्रिल्यूड का? द ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड। अब ये कहते हैं कि प्रिल्यूड कितनी बुक्स में लिखी गई, ये कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो 14 बुक्स में प्रिल्यूड लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोयम इमॉर्टैलिटी ओड? देखिए, इमॉर्टैलिटी ओड, इसका कंप्लीट टाइटल अगर एग्जाम में आ जाए ऑप्शन में, तो आपको इसका कंप्लीट टाइटल पता होना चाहिए। इसका कंप्लीट टाइटल है ओड। ओड तो मुझे लगता है सब लोग जानते हैं। ओड का मतलब होता है प्रार्थना, प्रेयर। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, उसे ओड कहते हैं। तो इसका पूरा टाइटल था इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803 से 1806 तक। ये पूरा इसका अगर हम बात करें तो ये इसका पूरा कंप्लीट टाइटल है। और ये किसका टाइटल है? इमॉर्टलिटी ओड का। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। In which poem Wordsworth calls a child best philosopher, mighty, prof, seer blessed? कौन सी ऐसी पोयम है वर्ड्सवर्थ जी की जिसमें वो बच्चे को कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा फिलोसोफर है, बहुत प्रॉफ मतलब माइटी प्रॉफ, कल के दिन क्या हो आगे की फोर टेलिंग कास्ट करने वाला है, सीयर ब्लेस्ड, भगवान की बहुत ज़्यादा इन पे क्या है, ब्लेसिंग्स है। तो ये कौन सी पोयम में ऐसा कहा गया है? यस, दिस इज ट्रू। अभी हमने ये पहले वाला किया, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोयम टिंटेन एबी। देखिए, टिंटेन एबी भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण वर्क है कॉलरिज का। आपको पता होना चाहिए ये नेचर लविंग थे, तो इन्होंने नेचर पे ही इस टिंटेन एबी को डिस्कस किया है। तो कंप्लीट जो टाइटल है पोयम टिंटेन एबी का, वो है कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटेन एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798. Wordsworth revisited the place in 1798. When did he visited Tintin Abbey first? देखिए, आपको जब आपने टिंटेन एबी पढ़ी होगी तो आपको याद होना चाहिए कि टिंटेन एबी जो ये थे आपके विलियम वर्ड्सवर्थ जी, ये अपनी लाइफ टाइम में 3 बार जाते हैं। कितने टाइम्स जाते हैं? 3 टाइम्स। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कितने बार जाते हैं? 3 टाइम्स जाते हैं। अब 3 टाइम्स में अगर हम पहले डिस्कस करें तो सबसे पहले ये गए थे 1793 में, 1793 में। उसके बाद ये जाते हैं 1798 में। ठीक है, भले ईयर तो नहीं पूछता वो, या तो वो पहले का ही पूछेगा या तो बाद का ही पूछेगा। तो आप एग्ज़ाम में याद रखिए कि कितने बार गए थे? 3 टाइम्स गए थे। पहली बार कब गए थे? 1793 में गए थे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, हुज लाइन इज दिस? आई वॉन्डर्ड, मैं बड़ा आश्चर्य हूँ, चिंतित हूँ। लोनली एज अ क्लाउड, जैसे एक अकेला क्लाउड होता है, बादल होता है, मैं उसी प्रकार अकेला महसूस और आश्चर्यजनक फील कर रहा हूँ। तो ये लाइन किसकी है? ये लाइन वर्ड्सवर्थ जी की है। नेक्स्ट है, 10,000 saw I at a glance. 10,000 saw I at a glance. What did Wordsworth see at a glance? देखिए क्या होता है, इनका एक वर्क है डैफोडिल्स, बड़ा फेमस है। डैफोडिल्स आप सभी जानते हैं, पीले रंग के फूल का बगीचा होता है जिसमें बहुत सारे फूल आते हैं।
तो यही बोल रहे हैं कि भाई ये अपनी बहन डोरोथी के साथ जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर उनकी बहन और वो दोनों उसमें बैठे होते हैं, वहाँ फूलों का बगीचा होता है, तब वो बात बोलते हैं, वर्ड्सवर्थ जी बोलते हैं अपने डैफोडिल्स में कि मैंने 10,000, ये आई का मतलब डैफोडिल्स, मैंने एक ही बार में देखे हैं। तो ये किसके लिए कहा उन्होंने? डैफोडिल्स के लिए कहा, फ्लावर के लिए कहा, और ये इनका वर्क भी है। नेक्स्ट है, प्रोटियस इज अ ग्रीक सी गॉड हु कैन अज्यूम डिफरेंट शेप्स। कहते हैं प्रोटियस एक ग्रीक सी गॉड है, समुद्री भगवान है, हु कैन अज्यूम डिफरेंट शेप, जिनके अलग अलग क्या हो सकते हैं? आकृतियां हो सकती हैं, राइट, शेप्स। द अदर ग्रीक सी गॉड इज ट्राइटॉन। कहते हैं और जो दूसरे ग्रीक समुद्री भगवान है वो है ट्राइटॉन, who rises with his conch which he blows in order to calm the wave। जो अपना कॉन्च को लेके आते हैं और उसको हवा को चलाते हैं, जिससे कि वो जो हवा, जो लहरें हैं समुद्र में, उसको क्या कर सके? शांत कर सके। Where do these two gods appear in Wordsworth? अब आपको ये बताना है ऐसा कौन सा वर्क है वर्ड्सवर्थ जी का जहाँ पर इन दो भगवानों की बात कही गई है वर्ड्सवर्थ जी के काम में। तो दैट इज द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। क्या है? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इसी का एक नया और कोटेशन आता है, कोटेशन पूछे जाते हैं, ये लाइंस पूछी जाती हैं एग्जाम में। The sea that bears her bosom to the moon, this line is the sea that bears, एक्चुअली यहाँ पर ये बात कर रहा है, ये फिगर ऑफ स्पीच के तौर पे यहाँ पर यूज़ किया गया है कि जो समुद्र की जो लहरें हैं वो मानो ऐसे, अब बेयर का मतलब है नग्न है, मतलब उनमें कुछ भी नहीं है, और ऐसा लग रहा है मानो कि वो क्या है? बॉसम टू द मून, मतलब वो जो चंद्रमा की जो चांदनी है उसको उसमें वो खिल रही हो, जैसे चंद्रमा की रोशनी आ रही है और वो क्या हो रही हो? खिल रही हो। कौन खिल रही हो? समुद्र की लहरें। तो ये कथन भी कहाँ से लिया गया है? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। I hope it is clear to everyone. Moving on to the next slide. Next line आती है, ये भी लाइन्स ली गई हैं। The lines that Shakespeare spake, the faith and the morals hold, which Milton held appear in। कहते हैं ये लाइन कि शेक्सपियर जी ने कहा विश्वास और नैतिकता आपस में इकट्ठी होती हैं। विच मिल्टन हैड, मतलब जो मिल्टन जी के पास है, ये शेक्सपियर जी ने कहा। ये कौन सी वर्क में, वर्ड्सवर्थ जी का कौन सा ऐसा वर्क है जहाँ उन्होंने इस चीज़ को, इस लाइन को डिस्क्राइब किया है? तो ये इनका एक सोनेट था, एंड दैट सोनेट वॉज इट इज़ नॉट टू बी दो ऑफ दैट फ्लड। कौन सा वर्क था? इट इज़ नॉट टू बी दो ऑफ दैट फ्लड। नेक्स्ट पॉइंट है, द नेम ऑफ द कॉटेज ऑफ माइकल इज। जो कॉटेज था माइकल का, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था द इवनिंग स्टार। क्या था? द इवनिंग स्टार। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और वन वर्ड है तो आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए, क्योंकि तैयारी, मैं आपको बार बार बोलूँगी, तैयारी अपनी बहुत बेहतरीन करें। नेक्स्ट है, ये एक लाइन्स ली गई हैं, अब आपको बताना है ये क्या है। अभी देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है? लाइक अ ब्रुक दैट डिड बट क्रॉस अ लोनली रोड, द न्यू सीन हर्ड एंड फेल्ट एंड कॉट एट एवरी टर्न, companion never lost through a many league maintained for me, a saving intercourse with my true self। These lines are from the prelude। एक्चुअली ये prelude से ये ली गई हैं लाइनें, और बुक इनकी 10th थी जिस बुक में ये लिया गया है। इन्होंने मेंशन भी किया है, कभी कभी ये ना भी दें तो आपको ये याद होना चाहिए ये लाइन कहाँ से ली गई है। द प्रिल्यूड से ली गई है, बुक 10th से ली गई है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर ही टेल्स अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ,
यहाँ पर वो किसके प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं ना, द नेम लाइक अ ब्रूक दैट डिड बट क्रॉस अ लोनली रोड। अकेली सड़क है, नई चीज़ें सुनाई दे रही हैं, हर टर्न में नया कंपेनियर है जो कभी खोता नहीं है, आपस में मेल जोल करते हैं, अपने आप को एक ट्रू विश्वसनीय मानते हुए। तो यहाँ पर ही मतलब ऑथर किसके बारे में, इन्फ्लुएंस के बारे में बात कर रहे हैं? तो वो अपनी बहन, हिज सिस्टर, उनकी सिस्टर कौन थी? डोरोथी, उसके बारे में वो क्या करते हैं? बात कर रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है, द मून द doth with delight look round her when the heavens are bare, where do these lines appear? देखिए, द मून डॉथ विथ डिलाइट। मून जो है, जो चंद्रमा है, वो बड़ा आनंदमय है। डिलाइट मतलब बड़ा खुश है। लुक राउंड हर व्हेन द हेवेंस आर बेयर, और वो ऐसे देखता है मानो कि जब ऐसा देख रहा है, मान लो जैसे कि हेवन में कुछ है ही नहीं, आसमान बिल्कुल क्लीन है, कुछ भी दाग धब्बा नहीं है। तो ये लाइन ली गई है इमॉर्टलिटी ओड से। नेक्स्ट लाइन है, वी आर प्रेस्ड बाय हैवी लॉस, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? हम बहुत भयंकर मतलब बहुत भारी नियमों से दबे पड़े हैं। तो ये जो लाइनें हैं, ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है द फाउंटेन से ली गई है। सब काम वर्ड्सवर्थ जी का है, कृपया ध्यान दीजिएगा, राइट। नेक्स्ट है, द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिल्यूड इज, ओपनिंग लाइन भी कह सकते हैं इसको, फर्स्ट लाइन भी कह सकते हैं, दोनों के तरीके से आ सकता है एग्जाम में। तो प्रिल्यूड की ओपनिंग लाइन या पहली लाइन क्या थी? ओ देयर इज अ ब्लेसिंग इन द जेंटल ब्रीज। वो यही बोलता है, अरे देखो जो ये मंद हवा चल रही है, इसमें भी कहीं ना कहीं क्या है? ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग का मतलब क्या है? आशीर्वाद है। नेक्स्ट चलते हैं। इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्टेल्थ। इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्टेल्थ, ये कहाँ से आया है? बोटिंग एपिसोड से। कहाँ से है? बोटिंग एपिसोड से लिया गया है। नेक्स्ट है इसका, डस्ट एज वी आर द इमॉर्टल स्पिरिट ग्रोज लाइक हार्मनी इन म्यूजिक। ये कहाँ से लिया गया? देखो, कहता है कि डस्ट एज वी आर, जो धूल है वो वैसा ही है जैसे हम लोग हैं। द इमॉर्टल स्पिरिट, और स्पिरिट मतलब आत्मा। आत्मा तो क्या है? अमर है, वो ग्रो करती रहती है। देखिए, कहने का मतलब है कि हम आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि इंसान का शरीर है, पंचलीन में तत्वों में वो विलीन हो जाता है, सभी जानते हैं। बट आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती। तो यही चीज़ कही गई है, और ये किस में कही गई है अभी बताएंगे, कि डस्ट हमारा, हम तो डस्ट में, हम तो धूल में ही समा जाते हैं, लेकिन जो आत्मा है वो बहुत आगे तक ग्रो करती है। जिस तरीके से एक म्यूज़िक, जो एक संगीत है, उसमें जो खुशी है, उस तरीके से। तो ये वर्क लिया है प्रिल्यूड 1 से। किससे लिया है? प्रिल्यूड 1 की लाइन है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्क इज अ 6 years डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज, टू हुम इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग। अब देखिए, पिग्मी साइज ये बहुत एग्जाम में आता है। पिग्मी साइज किसको कहा गया है? पिग्मी साइज एक छोटे, पिग्मी जानते हो ना, बौना, ये इनका पेन नेम भी आता है, ये बच्चे के लिए बोलते हैं, और ये कॉलरिज का सन होता है, उसके लिए कहा गया है। तो एट 6 years, देखिए 6 साल में डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी मतलब बिल्कुल छोटा साइज का बच्चा है। तो ये किस बच्चे की बात कर रहे हैं? कॉलरिज के बच्चे की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो किसके, यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ सकता है किसको रेफर कर रहे हैं, तो एस.टी. कॉलरिज के बच्चे के लिए कहा गया है वर्ड्सवर्थ जी ने। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन देखिए आप, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, द लाइन इज फ्रॉम द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। कहते हैं अभी भी जो इंसानियत है उसकी
हमें क्या दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं बेकार दुर्गंध संगीत सुनाई दे रहा है। अगर आपने थोड़ा सा टिंटेन एबी पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए, उसमें ये जिक्र करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जी कि इंसान अपने भौतिकवादी सुख के लिए जो प्रकृति का जो शांति है, जो खुशी है, जो उल्लास है, उसको इंसान खो देता है। तो वो कहते हैं कि इंसान को थोड़ा समय निकाल के प्रकृति के पास भी रहना चाहिए, प्रकृति का भी उन्हें आनंद लेना चाहिए, क्योंकि वो जो उसमें जो खुशी है वो शायद भौतिकवादी चीज़ों में सुखी नहीं है, खुशी नहीं है। तो इसलिए वो ये बोलते हैं कि अभी भी जो संगीत है उसका जो सैड संगीत मतलब दुखी संगीत है इंसानियत का। तो ये कहाँ से लिया गया है, टिंटेन एवी से। नेक्स्ट है, Who calls Wordsworth one of the giants of English poetry? कौन ऐसे थे जिन्होंने वर्ड्सवर्थ जी को कहा कि ये तो इंग्लिश पोइट्री के बहुत बड़े विख्यात हैं? तो वो कहा था जॉन क्रो रैनसम ने। किसने कहा था? जॉन क्रो रैनसम। नेक्स्ट है, Who calls Wordsworth a mountain the most massive in that lofty range which is called the romantic revival? एक्चुअली ये रोमांटिक पीरियड के थे, तो कहा गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी को कहा ए माउंटेन, एक बहुत बड़ा पहाड़, और इतना विशाल, मैसिव का मतलब है विशाल, इन दैट लॉफ्टी रेंज, उस बड़े बड़े विशाल में श्रृंखलाएं थी। तो वो श्रृंखलाएं, ये इतनी बड़ी उपमा किसने करी कि ये तो रिवाइवल है, ये तो रोमांटिक के रिवाइवल है, मतलब पुनर्जीवित कर देते हैं रोमांस को। तो ये बात कही थी जेसी स्मिथ ने। किसने कही थी? जेसी स्मिथ। नेक्स्ट पॉइंट है, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री? कि भाई ये तो सबसे चीफ खुशी है, ये मतलब ये तो चीफ है खुशियों के, इंग्लिश पोइट्री में जो खुशी लाते हैं उनके मुख्य हैं। तो ये कहा गया था अर्नोल्ड ने। यहाँ पर इसको येलो में नहीं किया है, बट आप याद रखना मैथ्यू अर्नोल्ड थे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ब्राउनिंग कॉल्ड वर्ड्सवर्थ? ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को क्या कहा था? अ लॉस्ट रीडर। उन्होंने कहा था ये तो खोया हुआ लीडर है, अ लॉस्ट लीडर। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो एक वर्क था वर्ड्सवर्थ जी का, जहाँ आर्मी में उस समय की बात चल रही थी, क्योंकि ये तो नेचर, ये तो प्रकृति के पास रहने वाले व्यक्ति थे, इन्हें तो प्रकृति से ही ज़्यादा प्यार था। इन्हें कहाँ उधर युद्ध मैदान में उधर की तरफ वर्क करने के लिए इन्होंने वर्क किया था कि लीडरशिप तुम संभालो, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें इनके बस की नहीं थी। इन्हें तो नेचर पसंद था, तो इसीलिए उन्होंने, ब्राउनिंग ने यहीं पर इनको क्रिटिसाइज़ करते हुए बोल दिया कि ही इज़ अ लॉस्ट लीडर। नेक्स्ट है, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ अ मॉर्टल यूनक? यूनक मैंने आपको पहले ही बताया, यूनक कहते हैं हिजड़े को, बाइसेक्सुअल को कहते हैं यूनिक। तो किसने कहा वर्ड्सवर्थ जी को कि ये तो नैतिक किन्नर है? पीबी शैली जी ने कहा था। किसने कहा था? पीबी शैली जी ने कहा था। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर भी होंगी। नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ये भी चलाती रहूँगी, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और डबल ट्रिपल होती जाए। और सीरीज़ तो हमारी चल ही रही है, और मैं सबसे निवेदन करूँगी कि आप जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बड़े मकाम तक इस फैमिली को ग्रो कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज्ञान मिल सके। ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान है, बहुत जगह से मिल रहा होगा, लेकिन जितना मेरे पास है, जितना मैं दे सकती हूँ उतना मैं दे सकूँ। और यू शुड नॉट मिस द बोट व्हेन द अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑन योर डोर्स, राइट? तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। और अभी तक आई एम वेरी हैप्पी दैट एवरीबडी इज़ कंट्रीब्यूटिंग देयर बेस्ट। हर कोई यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, उन सभी के लिए धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया, मैं उनसे निवेदन करूँगी कि आप, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती हैं, तो कृपया इसको
ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट करें सो दैट जो कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए और आपको इंटीमेट कर दे। So I hope the video is clear to everyone. If you find any kind of difficulty, any kind of error, any kind of misconceptions, so please feel free to comment me. I am ready to give you the answers, although it will take some time, but definitely I will answer it. So stay healthy, stay fit. Thanks for watching this video. We will meet in the next video. Till then, bye. Take care.